आज हम बात करने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था हिमालय पर्वतीय प्रदेश और उत्तरी मैदान के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में बात करने वाले हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो कि पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शिलाओं से बना हुआ है। यह गोल्डन भूमि के टूटने अफवाह के कारण बना था। यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा पठारी भाग में चौड़ी तथा चिचली घाटी हुए गोलाकार पहाड़ियों से बना हुआ है। के दो मुख्य भाग है, एक है मध्य उच्च भूमि और एक है दक्कन का पठार। एक मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत आता है ये वाला हिस्सा, और एक दक्कन के पठार में आता है ये त्रिभुजाकार वाला। महातीर नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूरे विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। ये छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। यहाँ पर ये वाला हिस्सा जिसका छोटा नागपुर का पठार है, और जो हमने अभी इसके बारे में देखा कि ये विंध्याचल श्रेणी सतपुड़ा और अरावली तक फैला हुआ है, और ये आगे ये थारू के मरुस्थल में यहाँ पे इस वाले हिस्से में जाकर के मिल जाता है। बात करें दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मैकाल श्रृंखला इसके पूरे विस्तार है। देखिए हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि बात करें इसके बारे में तो ये यहाँ पे सतपुड़ा श्रृंखला, यहाँ पे विंध्याचल श्रृंखला ये फैला हुआ। इसके आगे ये दक्कन का पठार वाला हिस्सा आ गया, और ये इधर महादेव, मैकाल की पहाड़ी स्थित है। ये पूर्वी विस्तार है इसका। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग का पठार तथा उत्तरी कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि मेघालय में स्थित है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतियां जो कि मेघालय में स्थित है। ये भी दक्षिण के पठार का ही एक भाग है, जो कि हम इस वाले मैप में हमें देखने को मिलता है कि मेघालय की पहाड़ियाँ इस वाले हिस्से में मेघालय की पहाड़ियाँ स्थित है। गारो, खासी और जयंतियां ये तीनों पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित है। ये तीनों मेघालय में स्थित है, और ये छोटा नागपुर के पठार में ये भ्रंश के द्वारा अलग हो चुका है। और ये गारो, खासी, जयंतियां तीनों पहाड़ियाँ भी मेघालय में स्थित हैं, जो कि छोटा नागपुर के पठार से अलग हुई है, जो दक्षिण के पठार का ही भाग है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रम से पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। ये इधर वाले हिस्से पश्चिमी घाट है, और ये इधर वाले हिस्से भी पूर्वी घाट स्थित है, और ये दोनों तमिलनाडु में एक दूसरे से मिलते हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। वे सतत है, उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, जो कि भारतीय भौतिक मानचित्र में इसमें हमें दिखने को मिलता है। इसमें थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट है। ये महाराष्ट्र में थाल घाट और महाराष्ट्र में दूसरा बोर घाट देखने को मिलता है। मैं बात करें पाल घाट की तो ये हमें केरल और तमिलनाडु की सीमा पर देखने को मिलता है, जो केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है। बात करें पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर के बीच में देखने को मिलती है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी की घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक है, और पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित रूप से फैला हुआ है। अब ये वाला हिस्सा देखने फिर पता चलता है कि ये
सतत नहीं है, जबकि ये वाला हिस्सा में देखने को मिल रहा है कि ये सतत है, एकदम लगातार है, और ये कटा फटा हुआ ज़्यादा है। ये अनियमित है, बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। और पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। ये वर्षा घाट के पश्चिम ढाल पर आदर्श हवा के टकराव के ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिम घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के ऊंचे शिखर हैं जैसे अनाईमुड़ी 2695 मीटर, डोडा बेटा 2633 मीटर, और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी, जो कि 1500 मीटर की ऊंचाई ली हुई है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिमी शिवराय की और जावेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित है। उड़मंगलम, जिसे उट्टी के नाम से जाना जाता है, वो भी एक पर्यटक स्थल है जो कि हमें पूर्वी घाट में देखने को मिलता है। प्रायद्वीप की पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके सेल आग्नेय है। वास्तव में इन सेलों के समय के साथ अपरदन हुआ, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ। सेलों के अपरदन से ही काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं, जो ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व की दिशा में फैली हुई हैं। तो भी कहते हैं यह अरावली की पहाड़ी के पश्चिम के किनारे पर स्थित है। ये बालू के टीबों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में पृथ्वी पर 150 मिमी अर्थात 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, जो कि हमें यह देखने को मिलता है कि यहाँ पे वनस्पति बहुत कम देखने को मिल रही है। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएँ दिखती हैं, नदियाँ जिनको कहते हैं हम। इसके बाद ये बालू में ही विलीन हो जाती हैं। यहाँ की अधिकतर नदियाँ रेगिस्तान में ही विलुप्त हो जाती है, समुद्र तक अपना जल नहीं ले जाती। एकमात्र केवल लूणी नदी है जिसका क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, और वह अपना जल खंबात खाड़ी में ले जाके गिराती है। बात करें मरुस्थल के बारे में, तो मरुस्थल में बरखान नाम के अर्धचंद्राकार बालू का टीला है, जो कि विस्तार में बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान की सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि हम जैसलमेर जाएं तो वहाँ हमें बरखान के समूह बहुत सारे देखने को मिलते हैं। अब ये है बरखान की आकृति, ये इधर से हवा चल रही है और हवा के समानांतर ये टीला बना हुआ, और इसके दो इससे आगे की तरफ ज़्यादा निकल जाते हैं, जिन्हें हम हॉर्न कहते हैं, और इनका ढलान थोड़ा तीव्र होता है। ये वाला ढलान इनका तीव्र होता है। अब बात करते हैं हम तटीय मैदान के बारे में। प्रायद्वीप पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर बीच में स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा की, मध्य भाग को कन्नड़ का मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बात करें इसके पश्चिमी तट के बारे में, तो इसमें गुजरात वाला हिस्सा वो काठियावाड़ तट के नाम जाना जाता है। वहीं दमन से लेकर के गोवा तक का हिस्सा है वो है कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और गोवा से लेकर कर्नाटक तक ये गोवा से लेकर कर्नाटक तक वाला हिस्सा केंद्र तट या कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है, और सबसे दक्षिणी हिस्सा है जो इसका मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा गया है। वैसे ही बात करें बंगाल का विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में से उत्तरी सरकार तट, जबकि दक्षिणी भाग में से कोरमन तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक अब बात करते हैं द्वीप समूह के बारे में। भारत का मुख्य स्थलीय भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। ये द्वीप समूह को हम देखते हैं तो ये भारत के अरब सागर और बंगाल खाड़ी में भी देखने को मिलते हैं। बात करें केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति के बारे में, तो ये केरल के मालाबार तट के पास में स्थित होते हैं, दक्षिण पश्चिम में देखने को मिलते हैं।
यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। इनको लंका द्वीप, मिनिकॉय और एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता है। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया और ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैले हुए हैं। बात इनकी राजधानी या प्रशासनिक मुख्यालय बारे में तो वो है कावारती, जो कि लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय या राजधानी है। इस द्वीप समूह पर पादप जंतुओं के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, और लक्षद्वीप समूह का ये एक छोटा सा द्वीप है जहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। अब बंगाल खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली द्वीपों की श्रृंखला को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि ये वाला द्वीप समूह है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप समूह आकार में बड़े, संख्या में बहुत और बिखरे हुए हैं। ये द्वीप समूह के 2 भागों में बटे हुए हैं, जिनमें उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार कहलाते हैं। ये द्वीप समूह निमंजित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता। ये द्वीप विषुववृत्त के समीप स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, तो यह घने जंगलों से आच्छादित क्षेत्र है। बात करें हमारे यहाँ पे, तो भारत का अंडमान निकोबार का दक्षिणी बिंदु है वो है 6 डिग्री 4 मिनट, और विषुववृत्त गुजरता है वो गुजरता है 0 डिग्री से। तो ये 0 डिग्री के कुछ थोड़ा ही ऊपर है, इसलिए ये विषुवत रेखा के अधिक पास में स्थित है, इसलिए यहाँ की जलवायु विषुवतीय जलवायु है। बात करें परवाल के बारे में, तो परवाल पोलिप से कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी जो समूह में रहते हैं, तो इनका विकास छिछली और गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट को स्राव होता है। परवाल स्राव एवं परवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं, जो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। ये परवाल स्राव और परवाल की अस्थियां हैं जो कि एक टीले के रूप में एक जगह जमा हो जाती हैं, जो कि निक्षेपण की तरह दिखाई देते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: परवाल रोधिका, तटीय परवाल भित्ति और तीसरा है परवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ परवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। परवाल वलय द्वीप गोलाकार या होर्सो आकार वाले रोधिका होते हैं, जो हमें इस चित्र में देखने को मिल रहे हैं। और बात करें ग्रेट बैरियर रीफ की, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बेरन द्वीप पर स्थित है, जिसको नारकोंडम कहते हैं। यह भारत का एकदम एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।